बड़ी मालकिन, मैं तो छोटे बाबा के कमरे में गया था चाय नाश्ते के लिए बुलाने, लेकिन आज फिर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अकेले ही रहना चाहते हैं। रामू जी ने उदास स्वर में कहा। कोई बात नहीं रामू जी, मैं देखती हूँ। आप जाइए और नाश्ता की तैयारी करिए। मानसी जी ने कहा। तो जी ठीक है मालकिन, रामू जी ने कहा और किचन की ओर चल दिए। रामू जी धनराजगिरी परिवार के बहुत पुराने नौकर थे और इसलिए पूरा धनराजगिरी परिवार उन्हें अपने घर का हिस्सा ही मानता था और वो भी घर में सबको बहुत मानते थे, खास करके अपने छोटे बाबा को, यानी कि मैंग धनराजगिरी को। मैंग के पिता शरद धनराजगिरी दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्हें पूरा शहर बहुत अच्छे से जानता था। वे बहुत ही रईस और इज्जतदार व्यक्ति थे और साथ ही बड़े भले और सीधे व्यक्ति थे। उनकी पत्नी मानसी भी बहुत ही सुशील और अच्छी औरत थी। इतना पैसा और शहर में इतनी इज्जत होने के बाद भी दोनों व्यक्ति बेहद सीधे, सभ्य और भले थे। उनके दो बेटे और एक बेटी भी थी। उनका बड़ा बेटा ऋषभ और छोटा बेटा मैंग भी उन्हीं की तरह बहुत ही भले और सभ्य थे। लेकिन उनकी बेटी भावना, जो कि घर में सबसे छोटी थी, वो बहुत ही घमंडी, मतलबी और क्रूर थी। और भावना की सबसे अच्छी दोस्त थी उसकी भाभी सुरभि, जो धनराजगिरी परिवार की बड़ी बहू और ऋषभ की पत्नी थी। सुरभि का व्यवहार भी भावना की ही तरह बहुत बुरा था और वो भी बेहद घमंडी, मतलबी और लालची थी। उसकी नज़रें बस दौलत पर रहती थीं और चाहती थी कि शरद जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी ऋषभ और उसके नाम कर दें। लेकिन शरद जी तो अपने सब बच्चों को समान प्यार करते थे। मयंक और ऋषभ ने भी अपने पापा का बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रखा था। शरद जी तो अब बहुत ही कम काम करते थे और ऑफिस भी कम ही आया करते थे। ऋषभ और मयंक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे में दोनों की जान बसती थी। लेकिन काम के मामले में दोनों भाई थोड़े कठोर रहते थे और बाकी वक्त तो उन दोनों से ज़्यादा हंसमुख कोई नहीं रहता था। मानसी जी मयंक के कमरे में जाती हैं। मयंक बेटा, आज फिर तू नाश्ता करने नीचे नहीं आया, ऐसा कब तक चलेगा बेटा? मानसी जी ने दुखी स्वर में कहा। माँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ और वैसे भी मुझे थोड़ा काम था तो मैं वही कर रहा था। मयंक ने कहा। काम काम और बस काम, तेरी जिंदगी में कुछ और बचा है या नहीं? मानसी जी ने चिल्लाकर कहा। मम्मी जी, आप तो अच्छे से जानती हैं कि मैं क्यों दिन रात काम में लगा रहता हूँ। मयंक ने नज़र चुराते हुए कहा। जानती हूँ मयंक, लेकिन बेटा, यास्का को गए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। तू क्यों आज तक उस हादसे के कारण खुद को तकलीफ देता है? मानसी जी ने रोते हुए कहा। मम्मी, आप प्लीज़ रोइए मत। आप तो जानती ही हैं कि मैं यास्का से कितना प्यार करता था। मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। अगर ज़िंदा हूँ तो सिर्फ आप लोगों के लिए, वरना मुझे तो अब अपनी ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं रही। मैग ने रुंधे स्वर में कहा। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती हूँ। मैं तुझे रोज़ ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकती हूँ। मुझे अपना पुराना हंसता खेलता मैंग वापस चाहिए बस। मानसी जी ने कहा। वो मैंग तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी यास्का मुझे छोड़कर गई थी। मैंग ने कहा। बस तू मेरे साथ नीचे चल और मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। अगर तू अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो खुद को ऐसे तकलीफ देना बंद कर दे। मानसी जी ने कहा। माँ, मैं कोशिश तो करता हूँ ना, लेकिन मैंग ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू चुपचाप मेरे साथ नीचे चल, मानसी जी ने कहा और मैंग का हाथ पकड़कर नीचे लेकर गईं। एक तरफ जहाँ मैंग शांत और दुखी रहने वाला था, वहीं दूसरी ओर थी काव्या, जो कि बहुत ही दिलखुश और प्यारी सी थी। उसके लिए तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी। काव्या एक बहुत ही अच्छी मस्तीखोर और बेहद खूबसूरत थी। उसके रूप पर तो हर कोई मोहित हो जाता था। दूध की तरह गोरा रंग और एकदम स्लिम ड्रिम बॉडी, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। काव्या की हाइट भी कुछ 5 फुट 6 इंच, कमर तक लंबे बाल और मीठी और सुरीली आवाज़, पर बोली तो एकदम चंट थी। लेकिन पैसे की कमी के कारण और दहेज नहीं मिलने के कारण आज तक काव्या के 2 रिश्ते टूट चुके थे। काव्या की ज़िंदगी में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। बचपन में ही किसी बीमारी की वजह से उसके पिता का देहांत हो गया था। आरती जी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और उनकी तनख्वाह कुछ 30-35 हज़ार होगी। हमेशा की तरह आज भी आरती जी ने चिल्लाकर अपनी बेटी को उठाया। काव्या, इतनी बड़ी हो गई है तू, फिर भी रोज तुझे डांट कर उठाना पड़ता है।
आरती जी ने कहा। अरे मम्मा, आपके लिए तो मैं हमेशा बच्ची ही रहूँगी ना, काव्या ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, चल जल्दी उठ वरना काम पर लेट हो जाएगी। मैंने नाश्ता भी बना दिया है, आरती जी ने कहा। देखना मम्मी, जब मेरी खुद की बेकरी खुल जाएगी ना, तो मैं ना आपको कुछ नहीं करने दूंगी, खाना भी नहीं बनाने दूंगी, और फिर आपको ना उधार लेकर काम नहीं चलाना पड़ेगा, काव्या ने कहा। अच्छा, लेकिन कैसे खोलेगी बेकरी 8 बजे तक सोकर, आरती जी ने मुस्कुराकर कहा। लगता है कि आपको अब चश्मा लगाना पड़ेगा। 8 नहीं 7 बज रहे हैं, काव्या ने कहा और बाथरूम चली गई। ये लड़की भी ना हमेशा ऐसे बस मस्ती ही सोचता है, पता नहीं ससुराल जाकर कैसे घर संभालेगी, आरती जी ने काव्या का बेड ठीक करते हुए खुद से कहा। थोड़ी देर बाद काव्या फ्रेश होकर नाश्ता किया और फिर काम पर चली गई। घर से थोड़ी ही दूर पर एक बेकरी थी जिसमें वो काम करती थी और मिला जुला कर 15,000 तक कमाती थी। गुड मॉर्निंग तिवारी अंकल, काव्या ने कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, आज तो तुम एकदम टाइम पर आ गई, तिवारी जी ने कहा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, काव्या ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। अरे नहीं नहीं, मैं तेरा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तिवारी जी ने काव्या का सिर सहलाते हुए कहा। फिर ठीक है, काव्या ने हंसकर कहा। अच्छा सुन, आज तुझे 5 डिलीवरी करनी है, तो जल्दी से ही निकल जाना, तिवारी जी ने कहा। ठीक है, आप मुझे एड्रेस की लिस्ट दे दीजिए, मैं कर लूँगी, काव्या ने कहा। मैं फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल गया। काव्या भी लिस्ट लेकर अपनी स्कूटी से डिलीवरी के लिए निकल गई। उसने 2 जगह डिलीवरी की और फिर तीसरी जगह जाने के लिए चल दी। मैंक और काव्या दोनों एक ही सड़क से जा रहे थे और फिर मैंक ने अपने ऑफिस के पास अपनी गाड़ी पार्क कर दी। काव्या को उसके बगल वाली बिल्डिंग में जाना था, तो वो भी अपनी गाड़ी वहीं पार्क करने जा रही थी। लेकिन अचानक उसकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और उसने मैंक की गाड़ी में जाकर ठोकर मार दी। आवाज़ सुनकर मैं वापस गाड़ी की तरफ आने लगा। हे भगवान! आज तो मैं गई, पता नहीं अब क्या होगा, काव्या ने कहा और स्कूटी से उतरकर मैंक की तरफ आई। सॉरी सॉरी, वो गलती से बैलेंस बिगड़ गया था, तो ऐसा हो गया, काव्या ने जल्दीबाजी में कहा। ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों का? पता नहीं, आता नहीं है, गाड़ी चलाती ही क्यों हैं आप लोग? मैक ने गुस्से में कहा। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू यू मीन? मुझे स्कूटी चलाना बहुत अच्छे से आता है, काव्या ने गुस्से में कहा। वो तो दिख रहा है, मैक ने कहा। क्या दिख रहा है? गलती ना आपकी ही है, काव्या ने कहा। मेरी? क्या गलती है मेरी? मैंने तो अपनी कार पार्क करके रखा था, मैक ने कहा। आपने कार क्यों खरीदी है? चलाने के लिए या पार्क करने के लिए? अब गाड़ी रोक कर रखेंगे तो ठोकर तो लगेगा ना, काव्या ने गुस्सा कर कहा। आपका दिमाग तो ठीक है ना, एक तो मेरी फेवरेट गाड़ी को ठोकर मार दिया और ऊपर से मुझे ही सुना रही हैं। मैं इस गाड़ी पर एक खरोच भी नहीं आने देता हूँ, और आपने? महक ने कहा। अच्छा, मैं ना अच्छे से जानती हूँ आप जैसे रईस लोगों को। आप लोग की तो आदत है अपनी गलती दूसरों पर थोपने की। आपको ना मुझसे सीखना चाहिए, मैं कितनी डिसेंट और संस्कारी हूँ, काव्या ने कहा। और हमेशा ऐसी ही बकवास करती हैं, महक ने कहा। आप कितने रूड हैं, एक लड़की से कैसे बात करते हैं, आपको किसी ने सिखाया नहीं है क्या, काव्या ने कहा। ओह! तो आप मुझे मैनर्स सिखाएँगी? मैग ने कहा। जी यस, अगर आपके जैसे अमीर बाप के बेटे अपनी तमीज़ और डिसिप्लिन भूल जाते हैं ना, तो मुझ जैसी लड़की को ही आप लोगों को रास्ते पर लाना पड़ता है, काव्या ने कहा। हाँ, ज़रूर, मैग ने मन ही मन मज़ाक उड़ाते हुए कहा। आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? काव्या ने कहा और फिर अपनी स्कूटी ली और चल दी। मैग भी काव्या को नासमझ मानते हुए अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। यह थी काव्या और मैग की पहली मुलाकात, जिसमें दोनों की एक दूसरे से लड़ाई हो गई। काव्या ने सारी डिलीवरी कर दी और फिर बेकरी चली गई और फिर शाम तक सारा काम करके घर आ गई। काव्या, आ गई तू? हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कॉफ़ी और कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ, आरती जी ने कहा और काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद आरती जी के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। काव्या बेटा, शांति जी का फ़ोन आया था, कल वो पंडित जी को लेकर आएंगी तेरी सगाई और शादी की डेट फाइनल करने, आरती ने कहा। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझें, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, काव्या,
यह सुनते ही काव्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मीरा, काव्या ने मुस्कुराकर कहा और फिर पीछे मुड़कर देखा तो सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड मीरा उसके सामने खड़ी थी। काव्या झट से उसे गले लगा लिया। कैसी है तू? मीरा ने कहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। तू तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना? काव्या ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे तेरी याद आ रही थी, तो मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं आज जा रही हूँ, आप लोग बाद में आ जाइएगा। तो उन्होंने हाँ कह दिया और मैं आ गई, मीरा ने कहा। बहुत अच्छा किया तूने, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। अरे मीरा बेटा, जब तक तेरे पेरेंट्स नहीं आते तुम हमारे घर ही रुक जाओ ना, आरती जी ने कहा। हाँ मम्मी ठीक कह रही हैं, प्लीज़ ना, काव्या ने कहा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीरा ने कहा। काव्या जाओ, मीरा को तुम अपने कमरे में ले जाओ, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ, आरती जी ने कहा। ठीक है माँ, काव्या ने कहा और फिर मीरा के साथ अपने कमरे में चली गई। काव्या, तेरा मूड खराब है क्या? मीरा ने कहा। नहीं तो, काव्या ने कहा। मैं ना तुझे बचपन से जानती हूँ, अब ज़्यादा नखरे मत कर और चुपचाप बता क्या हुआ है, मीरा ने कहा। अरे यार, कल शांति आंटी आने वाली हैं, शादी और सगाई की डेट फाइनल करने। मुझे तो डर है कि कहीं आसपास की डेट फाइनल हो गई तो पता नहीं अब कितने दिन मेरे माँ के साथ रहने के लिए बचे हैं, काव्या ने कहा। अच्छा, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको अपने माँ बाप को छोड़कर जाना पड़ता है ना, मीरा ने कहा। जानती हूँ, इसीलिए तो मैं इस शादी के लिए मानी हूँ, क्योंकि मेरी माँ का सपना है मुझे दुल्हन बने देखना, काव्या ने कहा। वैसे दुल्हन बनकर तो बवाल लगेगी तू, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, वो तो हूँ ही मैं, इतनी क्यूट, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। वैसे आज का दिन कैसा था तेरा? मीरा ने पूछा। मत पूछ यार, आज एक अड़ियल रईसजादे से मिली थी मैं। दिखने में इतना सजीव और हैंडसम था, लेकिन बात करने में एकदम रूड। मैंने ना गलती से उसकी गाड़ी पर ठोकर मार दिया, लेकिन फिर भी मैं ही उस पर चढ़कर बात कर रही थी, वरना पता नहीं क्या करता, काव्या ने कहा। एक तो तूने उसकी गाड़ी में ठोकर मार दी, ऊपर से उसे ही सुना दिया। तू ना कभी नहीं सुधरेगी, मीरा ने हंसकर कहा। वो तो है, काव्या ने कहा। वैसे दिखता कैसा था? मीरा ने पूछा। दिखने में तो अच्छा था, गोरा, करीब 6 फुट की हाइट थी, क्यूट सी आंखें थीं, फिगर और पर्सनालिटी तो ऐसा था जैसे कोई मॉडल हो। मुझे छोड़कर कोई भी लड़की ना आराम से उस पर फ्लैट हो जाएगी, लेकिन उसका बिहेवियर एकदम बकवास, काव्या ने कहा। अरे वाह, तूने तो ऊपर से नीचे तक उसकी हर एक चीज़ के बारे में बता दिया। कुछ ज़्यादा गौर से तो नहीं देख रही थी तू उसे, मीरा ने कहा। चुप कर, वो तो मेरी नज़र इतनी तेज है इसलिए, काव्या ने कहा। हाँ बिल्कुल, मीरा ने कहा और फिर दोनों हंसने लगीं। खाना खाकर कुछ देर बाद काव्या और मीरा सो गईं। अगली सुबह मैंग की नींद बहुत जल्दी खुल गई थी। उसने चेंज कर लिया और आज बहुत दिनों के बाद अपनी मर्जी से नीचे डाइनिंग रूम में गया। मैंग, बैठो बेटा, मैं नाश्ता परोस देती हूँ, मानसी जी ने कहा। जी माँ, मैंग ने कहा और फिर अपनी जगह पर बैठ गया। अरे वाह मैंग, आज आप बिना बुलाए आ गए, सुरभि ने मुंह बनाकर कहा। अपने घर में बुलाने की क्या ज़रूरत है भाभी, मैंग ने कहा। मैंग, हम सब जानते हैं कि जो हुआ उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना। किसी की याद में कोई कब तक बैठा रहेगा, शरद जी ने कहा। जी पापा, अब मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। यासिका को भूल तो नहीं पाऊँगा, लेकिन उसकी यादें अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप देखिएगा, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूँगा। अब आप लोगों की हर बात मानूँगा, मयंक ने कहा। थैंक्स बेटा, हमें यह खुशी देने के लिए, शरद जी ने कहा। फिर सारे लोग बैठकर नाश्ता करने लगे। उधर काव्या आज जल्दी ही उठ गई थी और तैयार भी हो गई थी। 11 बजे ही शांति जी पंडित जी को लेकर काव्या के घर आ गईं। नमस्ते आरती जी, शांति जी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नमस्ते, आइए ना बैठिए। प्रणाम पंडित जी, आप भी बैठिए, आरती ने हाथ जोड़कर आदर सहित कहा। आरती जी, काव्या नहीं दिख रही है, शांति जी ने पूछा। जी मैं अभी लेकर आती हूँ, आरती जी ने कहा और काव्या के कमरे में गईं। आंटी देखिए तो कैसी लग रही है काव्या, मीरा ने मुस्कुराकर कहा तो आरती जी ने काव्या की तरफ देखा। काव्या को देखकर उनके चेहरे पर एक सुकून
और प्यार भरी मुस्कान आ गई। पिंक कलर के फ्रॉक सूट में खुले बालों में काव्या बहुत सुंदर लग रही थी। भगवान करे तुझे किसी की नज़र ना लगे, आरती जी ने काव्या के कान के नीचे काजल का टीका लगाकर कहा और फिर उसे बाहर लेकर आई। मीरा भी उनके साथ बाहर आई। काव्या और मीरा ने सबको नमस्ते कहा और फिर वहीं बैठ गईं। तो बताइए पंडित जी, आपको मैंने काव्या और सूरज दोनों की कुंडली दिखाई है, तो आप ही बताइए कि कौन सी तारीख सगाई और कौन सी तारीख शादी के लिए सही है। शांति जी ने कहा। जी मैं 1 मिनट में बताता हूँ, पंडित जी ने कहा। जी ज़रूर, आरती जी ने कहा। देखिए, सगाई के लिए तो परसों का मुहूर्त ही सबसे अच्छा है और शादी के लिए 5 दिन बाद की तारीख ठीक लग रही है, पंडित जी ने कहा। जी ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई और दिन नहीं है क्या? आरती जी ने कहा। जी उसके बाद तो सीधे अगले साल अप्रैल में है, पंडित जी ने कहा। नहीं नहीं, हम 5 दिन बाद का ही मुहूर्त तय करते हैं, शांति जी ने कहा। जी ठीक है, जैसा आप ठीक समझें, आरती जी ने कहा। अरे तो मुँह मीठा करिए ना समधन जी, शांति जी ने कहा और एक लड्डू आरती जी की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने भी खा लिया। काव्या बेटा, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? शांति जी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। जी नहीं, काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। चलो ठीक है, फिर मैं सूरज को बता देती हूँ, वो सुनेगा तो बहुत खुश होगा, शांति जी ने कहा और अपने बेटे को फ़ोन करके बता दिया। थोड़ी देर बाद शांति जी और पंडित जी भी चले गए। काव्या, बस 5 दिन में तेरी शादी हो जाएगी, मीरा ने उदास होकर कहा। हाँ माँ के साथ मेरे पास बस 5 दिन हैं, काव्या ने नम आँखों के साथ कहा। अरे मेरी गुड़िया, एक ना एक दिन तो ये पल आना ही था ना, तू चिंता मत कर, बस शॉपिंग कर, परसों तेरी सगाई है ना, मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, आरती जी ने कहा और अपने कमरे में चली गईं। इधर रात हो चुकी थी। दिन भर की थकान के कारण मयंक का सिर दुख रहा था। डिनर करने के बाद वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया और उनकी गोद में लेट गया। शरद जी भी वहीं बैठे हुए थे। मयंक बेटा, हमें तुमसे एक बात करनी है, शरद जी ने कहा। मैं जानता हूँ पापा, आप क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी फिर से कह रहा हूँ कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, मयंक ने कहा। लेकिन बेटा, कभी ना कभी तुझे शादी तो करनी पड़ेगी ना, मानसी जी ने कहा। नहीं माँ, मैं जिससे भी शादी करूँगा ना, मेरी पत्नी बनकर वो लड़की कभी खुश नहीं रह पाएगी और मैं जानबूझकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं उसे कभी भी अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी शादी का, मैक ने कहा। लेकिन बेटा, बिना किसी हमसफ़र के ज़िंदगी नहीं चलती है। तुम्हें जिससे मन करे तो उससे शादी कर लेना, लेकिन बस शादी कर ले, मानसी जी ने कहा। मुझसे ये नहीं होगा, मैक ने कहा और अपने कमरे में चला गया। तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई यासिका? तुम्हारे बिना तो ये ज़िंदगी बिल्कुल बोझ लगने लगी है। ऐसी क्या कमी थी मेरे प्यार में कि तुम मुझसे दूर चली गई यासिका? आई लव यू यासिका, मयंक ने रोते हुए कहा। थोड़ी देर बाद ही रोते रोते उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह मयंक नहा धोकर नाश्ते के लिए आया। आज मयंक, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तू चलेगा मेरे साथ? मानसी जी ने कहा। मैं? मयंक ने कहा। हाँ बेटा, ऋषभ यहाँ होता तो मैं उसी के साथ चली जाती, पर वो तो लंदन गया है, तो तुम ही चलो, मानसी जी ने कहा। ठीक है माँ, आप तैयार रहिएगा, मैं 1 बजे आकर आपको ले चलूँगा, मयंक ने कहा। फिर मयंक ऑफिस के लिए निकल गया और सरला जी भी उसके साथ गए। दोपहर के 1 बज गए और मयंक घर आ गया और मानसी जी के साथ शहर के सबसे फेमस मॉल में गया। जी आपको क्या चाहिए मैम? स्टाफ ने पूछा। मुझे साड़ी और गहने देखने थे, मानसी जी ने कहा। आप साड़ी इसी फ्लोर पर देख लीजिए और सेकंड फ्लोर पर आपको तनिष्क की ज्वेलरी शॉप, तो आप वहाँ चले जाइएगा, स्टाफ ने कहा। उसके बाद मानसी जी वहीं बैठकर साड़ियाँ देखने लगीं और मयंक भी उनके बगल में बैठा हुआ था। मयंक, तेरे हाथ के पास वो जो येलो कलर की साड़ी है, ज़रा पकड़ाना, मानसी जी ने कहा। हाँ मम्मी, मयंक ने कहा। और जैसे ही साड़ी को लेने गया तो उस साड़ी को पकड़े एक लड़की के हाथ को उसने गलती से पकड़ लिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। मयंक के छूते ही साड़ी काव्या के हाथ से गिर गई और वो एकटक मयंक को देखे जा रही थी।
मैंग भी काव्या का हाथ पकड़े उसे देखे जा रहा था। तुम तुम तो व्हीकल वाले बदतमीज आदमी हो ना? काव्या ने अचानक से कहा। तो यही है वो बड़ी गाड़ी वाला लड़का, बगल में बैठी मीरा ने कहा। बदतमीज मैं नहीं, आप हैं। एक तो मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी ठोक दी और मुझसे माफ़ी मांगने की जगह मुझे ही सुना रही, मैंक ने कहा। ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। और तुम यहाँ साड़ी के शॉप में क्यों हो? पीछा कर रहे हो मेरा? काव्या ने कहा। ओह हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा पीछा करने का। अजीब पागल लड़की हो तुम भी, गले ही पड़ गई हो तुम भी, मयंक ने कहा। अरे अरे मयंक, कौन है यह लड़की? मानसी जी ने पूछा। अरे माँ, बिल्कुल पागल है ये। कल मेरी गाड़ी को पीछे से ठोकर मार दिया और उसके बाद मुझे कहती है कि मेरी ही गलती है, मयंक ने कहा। आंटी जी माफ़ करिएगा, लेकिन आपका बेटा बहुत बदतमीज है। एक लड़की से कैसे बात करते हैं, इसे तो कुछ अकल ही नहीं है, काव्या ने कहा। इतना सुनते ही मानसी जी की हंसी छूट गई और वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगीं। तो मयंक और काव्या आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। माँ, ये लड़की मेरे बारे में कुछ भी बोल रही है और आप हंस रही हैं, मयंक ने मुंह बनाकर कहा। मैं हंस रही थी तुम दोनों की बातें सुनकर। कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों, मानसी जी ने कहा। हाँ, तो मैं हूँ बच्चा, इससे लड़ने के लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मयंक ने कहा। हाँ, तो मैं आपसे लड़ने के लिए चुड़ैल भी बन सकती हूँ, काव्या ने कहा। बनने की क्या ज़रूरत है, तुम तो ऐसे भी चुड़ैल लगती हो, मयंक ने हंसते हुए कहा। आज कितने दिनों बाद मैंने मयंक में फिर से बचपना देखा है और उसे हंसते हुए देखने के लिए तो आंखें तरस गई थीं। इस लड़की ने आज मेरे बेटे को भी हंसा दिया था। काश ऐसी ही कोई लड़की मुझे मेरे मयंक के लिए मिल जाए, मानसी जी ने मन ही मन में सोचा। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मानसी जी ने पूछा। काव्या मिश्रा, काव्या ने कहा। बहुत खूबसूरत हो तुम बेटा, मानसी जी ने कहा। थैंक यू आंटी, काव्या ने कहा। तुम्हारी शॉपिंग हो गई क्या बेटा? मानसी जी ने कहा। शादी की शॉपिंग के लिए ही तो आई है आंटी, मीरा ने कहा। अच्छा, तो कब तय हुई है तुम्हारी शादी? मानसी जी ने पूछा। कल सगाई है और 4 दिन बाद शादी है, काव्या ने कहा। अच्छा, कांग्रेचुलेसन बेटा, मानसी जी ने कहा। आंटी, आप भी मेरी शादी में आइएगा ना प्लीज़, काव्या ने कहा। हाँ ज़रूर बेटा, मानसी जी ने मुस्कुराकर कहा। आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं आपके घर आकर आपको कार्ड दे जाऊंगी, काव्या ने कहा। बेटा, हम धनराजगिरी हाउस से हैं, तो तुम किसी से भी कहोगी तो वो तुम्हें हमारे घर पहुंचा देगा, मानसी जी ने कहा। आप मानसी धनराजगिरी हैं? काव्या ने पूछा। हाँ बेटा, मानसी जी ने कहा। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको पहचाना नहीं और कुछ भी बोलती चली गई, काव्या ने कहा। कोई बात नहीं बेटा, वैसे तुम्हारी लव मैरिज है अरेंज? मानसी जी ने कहा। जी आंटी, अरेंज मैरिज है, काव्या ने कहा। तुमसे लव मैरिज करेगा भी कौन? मैंग ने हंसते हुए कहा। आप चुप करिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आंटी, आप ज़रूर आइएगा, अब मैं चलती हूँ, काव्या ने कहा। ठीक है बेटा, घर ज़रूर आना, मानसी जी ने कहा। फिर काव्या और मीरा घर के लिए निकल गए और थोड़ी देर बाद मैंग भी मानसी जी के साथ घर चला गया। काव्या, इतने हैंडसम लड़के से कोई इस तरह बात करता है क्या? घर पहुंचने के बाद मीरा ने कहा। उसकी जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही थी, नहीं देखा तुमने? मेरे जैसी क्यूट सी लड़की को चुड़ैल कहता है, काव्या ने मुंह बनाकर कहा। काव्या, इतनी देर हो गई तुझे आने में, चल मेहंदी लगवा ले जल्दी से, आरती जी ने कहा। माँ, अभी से? शादी तो 4 दिन बाद है, तो फिर मेहंदी अभी से क्यों? काव्या ने कहा। शादी के लिए नहीं, सगाई के लिए। शादी के लिए तो तुझे उसी दिन मेहंदी लगेगी, आरती जी ने कहा। ठीक है माँ, काव्या ने कहा और फिर जाकर मेहंदी लगवाने लगी। अगले दिन सुबह से ही काव्या के घर पर तैयारियां चल रही थीं। आरती जी तो एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठी थी। मीरा के माता पिता भी आ गए थे, तो वो अब अपने घर में ही रहती थी। दोपहर के 3 बजे का टाइम सगाई के लिए फिक्स हुआ था। 1 बजे ही काव्या को तैयार करने पार्लर वाली आ गई थी। 2:30 बजते ही सारे मेहमानों का आना शुरू हो गया। शांति जी भी अपने बेटे सूरज और कुछ रिश्तेदारों के साथ आ गई थीं। फिर आरती जी काव्या को बाहर स्टेज पर लेकर आईं। सब लोगों की नज़र तो काव्या से हट ही नहीं रही थी। पिंक और ब्लू कॉम्बिनेशन के लहंगे में काव्या की खूबसूरती को बयां कर पाना मुश्किल था। सूरज भी बस उसे ही देख रहा था। गोरा चेहरा, हल्के गुलाबी गाल, होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक,
बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल जो कि नीचे से घुंघराले थे, सिर पर मांग टीका, बड़े बड़े झुमके और मैचिंग गले का सेट। आज तो काव्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। सब तो बस यही सोच रहे थे कि जो लड़की सगाई में इतनी सुंदर लग रही है, वो दुल्हन बनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। काव्या को सूरज के बगल में बैठाया गया और फिर कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई तो सबने ताली बजाकर उन्हें और उनके नए रिश्ते को खूब सराहा। सारे मेहमान ने खाना खाया और सब चले गए। बस शांति जी और सूरज रुके हुए थे। आरती जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, शांति जी ने कहा। ठीक है, आइए, आरती जी ने कहा और फिर दोनों बगल वाले कमरे में आ गए। आरती जी, ये सब क्या है? 3 दिन में शादी है और आपने अब तक पूरे पैसे नहीं दिए हैं, शांति जी ने बेशर्मी के साथ कहा। देखिए, मैं इंतज़ाम कर रही हूँ। 10 लाख तो दे दिए हैं ना, बाकी पैसे भी मैं जल्द ही दे दूँगी, आरती जी ने कहा। सिर्फ 10 लाख दिए हैं आपने, बाकी के 15 लाख का क्या? आपने 10 लाख दिया था, इसलिए आज सगाई हो गई, और अगर आपने शादी के पहले तक बाकी के पैसे नहीं दिए ना, तो आपकी बेटी की बारात आकर भी वापस लौट जाएगी। समझी आप? शांति जी ने गुस्से में कहा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। काव्या की पहले भी 2 रिश्ते टूट चुके हैं। अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो उससे कौन शादी करेगा? आरती जी ने हाथ जोड़कर कहा। मंडप में बैठने के 5 मिनट पहले भी आपने पैसा दे दिया तो आपकी बेटी हमारी बहू बन जाएगी, वरना बिन ब्याही विधवा, शांति जी ने गुस्से में कहा और कमरे से बाहर चली गईं। चलो सूरज, अब हम चलते हैं। काव्या, तुम अपना ख्याल रखना बेटा, शांति जी ने कहा और फिर सूरज को लेकर चली गईं। माँ, शांति आंटी क्या कह रही थीं? काव्या ने पूछा। कुछ कुछ भी तो नहीं, वो तो बस इतना कह रही थीं कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताने के लिए, आरती जी ने कहा। ठीक है माँ, आप सुबह से बहुत थक गई होंगी ना, आप जाकर आराम कीजिए, काव्या ने कहा। हाँ बेटा, तू भी चेंज करके आराम कर, आरती जी ने काव्या के सिर पर हाथ रखकर कहा और फिर अपने कमरे में चली गईं। पता है, आज मैं एक लड़की से मिली थी, इतनी खूबसूरत थी और साथ ही एकदम बच्चों जैसी। मैंग ने ही मुझे उससे मिलवाया। दोनों की नोक-झोंक में इतने दिनों में कल पहली बार मैंग के होंठों पर हंसी आई थी। काश हमें ऐसे ही कोई लड़की हमारे मैंग के लिए मिल जाती, मानसी जी ने कहा। अच्छा, कौन थी ये लड़की? शरद जी ने पूछा। काव्या नाम है उसका, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम उसे अपना नहीं सकते, मानसी जी ने कहा। क्यों, उसे हमारा मैंग पसंद नहीं आएगा क्या? शरद जी ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल 3 दिन बाद ही उसकी शादी है, मानसी जी ने कहा। ओह अच्छा, काश मैं उस लड़की से मिल पाता जिसने हमारे मैंग के चेहरे पर आज फिर से मुस्कुराहट ले आई, शरद जी ने कहा। आप मिल सकते हैं उससे, कल शायद वो घर आएगी अपनी शादी का कार्ड देने, मानसी जी ने कहा। अच्छा, फिर तो मैं ज़रूर मिलूँगा उससे, शरद जी ने कहा। यह सारी बातें सुरभि कमरे के बाहर से सुन रही थी। फिर वो अपने कमरे में चली गई। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? मैंग की शादी? मुझे तो लग रहा था कि यास्का के जाने के बाद अब मैंग किसी से शादी नहीं करेगा, लेकिन जिस हिसाब से इन लोगों की प्लानिंग चल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि ये जल्दी मैंग की शादी करा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस घर की एक और बहू आ जाएगी, और अगर वो इन लोगों को मुझसे ज़्यादा पसंद आ गई तो ये लोग तिजोरी और घर की चाबी उसे ही दे देंगे। आगे चलकर जब पैसों का बंटवारा होगा तो उसके बच्चों का भी हिस्सा बनेगा और उसमें भी मुझे आधा पैसा ही मिलेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसे ही मैंग के कारण ऋषभ जी को आधी प्रॉपर्टी मिल रही है। अब अगर आगे चलकर उसका बच्चा भी आ गया तो मेरे बच्चों को मिलने वाली पूरी प्रॉपर्टी का भी आधा हिस्सा उसे मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी करके मैंग की बीवी को मैं सब कुछ हड़पने नहीं दूंगी, सौरभ ने खुद से ही कहा। तभी भावना उसके कमरे में आई। क्या हो रहा है भाभी? बड़ी टेंशन में लग रही हैं, भावना ने कहा। नहीं तो वो मैं तो बस मैंग के बारे में ही सोच रही थी, सुरभि ने कहा। आप कब से भाई के बारे में सोचने लगी? भावना ने कहा। तुम ना मेरी दुश्मन जैसी बात मत किया करो। वो तो मैंने मम्मी जी और पापा जी को मैंग की शादी के बारे में बात करते हुए सुना तो, सुरभि ने कहा। क्या, भाई की शादी? लेकिन भाई ने तो साफ मना कर दिया था कि वो यास्का के अलावा किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, भावना ने हैरानी से कहा।
वही तो मैं भी सोच रही हूँ। यास्का के जाने के बाद से मैं तो पूरी तरह गुमसुम हो गया था, लेकिन मम्मी जी का कहना है कि इस लड़की से मिलकर मैं फिर से हंसने और खुश रहने लगा है। सुरभि ने कहा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब भाई की लाइफ फिर से ठीक हो सकती है। और अगर सच में उस लड़की ने भाई के चेहरे पर मुस्कान लाई है तो मम्मा और डैड तो उसे ज़रूर इस घर की बहू बना लेंगे। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ, भावना ने मुस्कुराकर कहा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 दिन बाद ही उस लड़की की किसी से शादी है। सुरभि ने कहा। ओह, कोई बात नहीं। और भी कितनी लड़कियां हैं दुनिया में, कोई तो होगी जो भाई के लिए बनी होगी, भावना ने कहा। हाँ बिल्कुल, सुरभि ने कुछ सोचते हुए कहा। अगले दिन काव्या अपनी शादी का कार्ड लेकर धनराजगिरी हाउस आई। बाहर से गेट पर ही उसने गार्ड से घर के अंदर का रास्ता पूछ लिया था। अंदर आते ही मानसी जी वहीं दिख गईं। काव्या, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, मानसी जी ने काव्या को गले लगाकर कहा। नमस्ते आंटी, काव्या ने कहा और फिर मानसी जी के कहने पर सोफे पर बैठ गई। तभी घर के बाकी लोग भी आए और मानसी जी ने सबसे काव्या का इंट्रोड्यूस करवाया। कल ही मानसी जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। जैसा बताया था, तुम तो उससे भी ज़्यादा प्यारी हो बेटा, शरद जी ने कहा। थैंक्स अंकल, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। तुम करती क्या हो? सुरभि ने पूछा। मैं एक बेकरी में काम करती हूँ, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। यू मीन बेटर? भावना ने कहा। हाँ, पर मैं वहाँ ज़्यादातर डिलीवरी करने का काम करती हूँ, काव्या ने कहा। तभी मैंग भी ऋषभ के साथ आया। तुम तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना? मैंग ने मुंह बनाकर कहा। मैंग चुप कर। काव्या बेटा, यह मेरा बड़ा बेटा ऋषभ है, आज सुबह ही लंदन से वापस आया है, मानसी जी ने कहा। हेलो ऋषभ जी, काव्या ने कहा। हेलो काव्या, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा। और आप? मुझे कोई शौक नहीं है आपका पीछा करने का। मैंने तो आंटी से प्रॉमिस किया था, तो उनसे मिलने आई थी, काव्या ने मैंग से कहा। रहने दो, बस मुझे परेशान करने में मज़ा आने लगा है तुम्हें, इसलिए बार बार मेरे सामने आ जाती हो, मैंग ने कहा। हाँ, मज़ा तो मुझे बहुत आता है आपको परेशान करने में, लेकिन मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि किसी भी वक्त मुझे आपका चेहरा ना देखना पड़े, वरना पूरा दिन और मूड खराब हो जाता है। जिसकी शक्ल खुद दूसरों का दिन खराब कर दे, उसका दिन भला कौन खराब कर सकता है, मयंक ने कहा और हंसने लगा। वैसे तो घर के सारे लोग बहुत देर से काव्या और मयंक को लड़ते हुए देख घूर रहे थे, लेकिन अब मयंक को हंसता देखकर सब और हैरानी से देखने लगे। आपकी जुबान ना करेले से भी ज़्यादा कड़वी है, काव्या ने गुस्से में कहा। हाँ, और तुम्हारी तो जुबान के साथ शक्ल भी ऐसी है जिसे देखकर बंदर भी खुद को खूबसूरत मानेंगे, मयंक ने कहा। बस करो तुम दोनों। मयंक, तू भी ना घर आए मेहमानों से कोई ऐसे बात करता है क्या, मानसी जी ने कहा। सॉरी माँ, मयंक ने कहा। काव्या, तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, मानसी जी ने पूछा। ठीक है आंटी, आप लोग भी प्लीज़ आइएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये मेरी शादी का कार्ड है, काव्या ने कहा और शादी का कार्ड निकाल कर सामने रख दिया। हाँ बेटा, हम ज़रूर आएंगे, मानसी जी और शरद जी ने साथ में कहा। आप मुझे पसंद तो नहीं है, फिर भी आप भी ज़रूर आइएगा, काव्या ने मयंक से मुंह बनाकर कहा। ठीक है, मयंक ने कहा। ठीक है आंटी, तो अब मैं चलती हूँ। घर पर भी बहुत सारे रस्म हैं तो मुझे जाना पड़ेगा, आप लोग आइएगा ज़रूर, काव्या ने कहा। हाँ बेटा, ज़रूर, मानसी जी ने कहा। फिर काव्या घर चली गई। सुरभि भावना के साथ उसके कमरे में गई। बाप रे, कितनी खूबसूरत है ये लड़की, और भाई पहली बार इसकी वजह से हंसे, भावना ने हैरानी से कहा। वो तो अच्छा हुआ कि इसकी शादी होने वाली है, वरना तो मम्मी जी और पापा जी इस लड़की को अपनी छोटी बहू बना देते, सुरभि ने कहा। नहीं भाभी, धनराजगिरी परिवार की बहू एक बेकरी की वेटर, ऐसा नहीं हो सकता। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है, ऐसे भिखारी लोगों को तो मैं आँख उठाकर ना देखूं। छी, भावना ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, बात तो सही है, सुरभि ने कहा। आज काव्या की शादी का दिन था। शादी की तैयारियां और रस्म पूरे होते हुए 2 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। काव्या दुल्हन के रूप में तैयार हो चुकी थी और आरती जी उसके कमरे में आई। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची, आज मेरा बरसों का सपना पूरा होगा, तुझे दुल्हन बनते हुए देखने का सपना,
आरती जी ने नम आँखों से कहा। माँ, आपको खुश देखने के लिए मैं शादी कर रही हूँ और आप ही रो रही हैं, काव्या ने कहा। बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। बेटी की शादी तो माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है, आरती जी ने कहा और काव्या को गले लगा लिया। कुछ ही देर में आरती जी काव्या को लेकर बाहर आई हैं। बाहर सारे मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था। तभी मानसी जी, शरद जी और मैंग भी वहाँ आए। आंटी, अंकल, आइए ना, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए, काव्या ने कहा। कैसे नहीं आते, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम, मानसी जी ने काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहा। फिर काव्या ने आरती जी को मानसी, शरद जी और मैंग से मिलवाया। तभी बारात भी आ गई। शांति जी आईं और आरती जी से गले मिली, काव्या को आशीर्वाद दिया। फिर आरती जी ने बारात का स्वागत किया। आरती जी शांति जी के साथ उनके कहने पर अपने रूम में लेकर आईं। जी कहिए, आरती जी ने आंखें नीचे करके कहा। कहिए, मतलब मेरे पैसे कहाँ हैं? शांति जी ने बेशर्मी से कहा। देखिए, पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया है, लेकिन मैं शादी के बाद दे दूंगी, आरती जी ने कहा। बस मंगनी से शादी तक तुम पैसों के लिए दिन बढ़ाती गई और अब कहती हो कि शादी के बाद दोगी। नहीं, अब ये शादी नहीं हो सकती है, शांति जी ने कहा। ऐसा मत कहिए शांति जी, शादी के मंडप पर बैठी दुल्हन इस तरह से रिश्ता टूटना अच्छा नहीं होता, आरती जी ने रोते हुए कहा। चुप, मेरी गलती है जो तुम जैसे भिखारियों के यहाँ मैंने अपने सूरज का रिश्ता तय कर दिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसी घटिया बेइज्जती करूँगी ना मैं तेरी बेटी की कि ज़िंदगी भर कोई उससे शादी नहीं करेगा, शांति जी ने कहा और कमरे से बाहर चली गईं और आरती जी भी उनके पीछे पीछे भागी। सूरज, चल यहाँ से, शांति जी ने गुस्से से चिल्लाया। क्या हुआ मम्मी? सूरज ने कहा। अरे मनहूस है ये लड़की और साथ ही चरित्रहीन भी है, शांति जी ने चिल्लाकर कहा। तो सारे लोग काव्या के बारे में आपस में बातें करने लगे। आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? काव्या ने कहा। चुप एकदम, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। अरे तुम्हारा तो काम ही यही है कि अमीर लड़कों को फांसना और चक्कर चलाना, शांति जी ने कहा। शांति जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? आरती जी ने कहा। हम तो फंस गए इन जैसे लोगों के यहाँ रिश्ता करके। अरे सुनिए आप लोग, ये लड़की पहले एक बार बिन ब्याही माँ बन चुकी है और तो और एक नहीं 50 लड़कों के साथ तो इसका चक्कर चलता है और इसीलिए तो इसके पहले भी 2 रिश्ते टूट चुके हैं। अगर ऐसी लड़की मेरे मोहल्ले में रहती ना तो मैं तो उसे धक्के मारकर निकाल देती। अरे मैं तो कहती हूँ कि आपको भी यही करना चाहिए, वरना आपकी बेटियों पर भी इसकी परछाई पड़ जाएगी। आप लोग सब इस घटिया लड़की के कारण बदनाम हो जाएंगे। समाज में ऐसे लोग रहेंगे तो बाकी लड़कियों पर असर तो होगा ही ना। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग अभी इसी वक्त इसे यहाँ से निकाल दें, शांति जी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और उनके कहने पर सारे लोग भड़क गए और काव्या को पत्थर मारने लगे। तो काव्या को हल्की चोट लगी और खून भी आने लगा और इधर शांति जी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थीं और आरती जी अपनी बेटी की उछलती इज्जत को देखकर रोई जा रही थीं। बस करिए आप लोग, महक ने चिल्लाकर कहा। तो सारे लोग रुक गए और फिर मयंक मंडप की तरफ आया और काव्या का हाथ पकड़ लिया। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए, काव्या से शादी मैं करूँगा, मयंक ने कहा। तो सारे लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। मयंक के फैसले ने सबको चौंका दिया था। मानसी जी और शरद जी को भी पहले हैरानी हुई थी, लेकिन फिर उन दोनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। काव्या और आरती जी तो मयंक को देखे ही जा रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम इस तरह की घटिया लड़की से शादी करोगे? ऐसी लड़कियां बस घर को तोड़ती हैं और कुछ भी नहीं करती। अरे इसे तो पत्थर मार मार कर ही जान से मार देना चाहिए, शांति जी ने कहा। तभी आरती जी अचानक से बेहोश हो गईं। काव्या और पूरा धनराजगिरी परिवार भागकर उनके पास गया। मयंक ने उन्हें उठाकर कमरे में ले गया और बेड पर लिटाया। फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और फिर आरती जी का इलाज करके बाहर आए। डॉक्टर, कैसी हैं माँ? क्या हुआ था उन्हें? काव्या ने हड़बड़ाकर पूछा। उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया था और फिलहाल उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अभी तो उन्हें होश आ गया है, तो आप मिल सकती हैं और मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, इसे भी मंगवा लीजिए, डॉक्टर ने कहा। काव्या के तो होश ही उड़ गए थे। उसने डॉक्टर की दी हुई पर्ची ली
और भागकर अपनी माँ के पास गई। मैंग, मानसी और सरज जी भी उनके साथ ही अंदर गए। माँ, आप ठीक तो हैं ना? काव्या ने रोते हुए पूछा। जिस माँ की बेटी की इतनी बुरी तरह से शादी टूट जाए, वो माँ कैसे ठीक हो सकती है? तेरी शादी करना मेरा सबसे बड़ा सपना था और मैं अपना सपना टूटते हुए नहीं देख सकती। अब तो मैं मर जाना ही पसंद करूंगी, आरती जी ने रोते हुए कहा। नहीं आंटी, काव्या से मैं शादी करूंगा। मेरे संस्कार मुझे किसी लड़की को ऐसे छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं देते हैं, और वैसे भी धनराज गिरी परिवार की बहू को कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। काव्या, चलो, मुहूर्त बीतने से पहले लोगों के मुंह पर चमाटा मारना बेहद ज़रूरी है, मैक ने कहा और काव्या का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया और काव्या के साथ मंडप में खड़ा हो गया। तुम अब भी इससे शादी करना चाहते हो? कौन हो तुम? शांति जी ने कहा। मैं धनराज गिरी, मैक ने शान से कहा। अब तो शांति जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाप रे! मैं धनराज गिरी की पत्नी बनकर तो काव्या का अलग इनाम और रुतबा होगा। फिर तो मेरा सारा प्लान बेकार हो जाएगा। मेरे साथ बुरा करके मैं इसके साथ अच्छा नहीं होने दूंगी, शांति जी ने मन में सोचा। देखो, तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, शांति जी ने गुस्से में कहा। देखिए आंटी, जिस समय आपने अपनी होने वाली दुल्हन की इतनी बुरी तरह से बेइज्जती की थी ना, उसी वक्त मेरे मन से आपका इज्जत करने का मन नहीं कर रहा था। और हाँ, रही बात शादी की, तो वो तो होके रहेगी। आप मुझे मना करने वाली कोई नहीं होती। ना मेरे माँ बाप को कोई आपत्ति है और ना ही काव्या की माँ को। और हाँ, काव्या से मैंने नहीं पूछा। काव्या, क्या तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम है? मैग ने कहा। नहीं, मैं ये शादी करूँगी, काव्या ने कहा। देखा आपने? पंडित जी, आप शादी की रस्में करवाना शुरू करिए, मैक ने कहा। उसके बाद पंडित जी के कहने पर उन दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाया और फिर मंडप में ही बैठ गए। पूरी रीति रिवाजों के साथ मैंग और काव्या की शादी संपन्न हुई। आखिर में मैंग ने काव्या को सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया। अब ये शादी संपन्न हुई। अग्नि को साक्षी मानकर अब आप दोनों पति पत्नी हैं। अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, पंडित जी ने कहा। काव्या और मैंक उठे और जाकर सबका आशीर्वाद ले लिया। आरती जी, मानसी जी और सरा जी ने खुशी खुशी काव्या और मैंक को आशीर्वाद दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। काव्या तो मुझे पहली नज़र में ही अपने मैंक के लिए पसंद आ गई थी, लेकिन उसकी शादी पहले ही फिक्स हो गई थी। लेकिन अब मैंक, तूने मेरे लिए मेरे मन की बहू लेकर आया है, मानसी जी ने खुशी से कहा। मैंग बेटा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको काव्या पर इतना भरोसा कैसे था। मेरा मतलब, शांति जी की बात पर तो सबने भरोसा कर लिया था, आरती जी ने कहा। दरअसल आंटी, मैंने आपकी और शांति आंटी के बीच हुई वो पैसों वाली बात सुन ली थी और उन्होंने कहा था कि वो काव्या की इज्जत उछालेंगी। इसीलिए मुझे पता था कि काव्या बिल्कुल गलत नहीं है। इस वक्त मुझे यही सही लगा, मैक ने कहा। आरती जी, काव्या की चिंता मत करिएगा। अब वो धनराजगिरी परिवार की बहू है और हमारे लिए हमारी बेटी है, और हमें तो अपने बेटे पर गर्व है, शरद जी ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो आपका जीवन भर जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, आरती जी ने कहा। कुछ ही देर बाद काव्या की विदाई का समय आ गया। काव्या अपनी माँ के गले लगकर रोई ही जा रही थी। माँ, मैं जा रही हूँ, अब आपका ख्याल कौन रखेगा? आपकी तबीयत भी खराब है मम्मी, काव्या ने रोते हुए कहा। अरे पगली, मेरी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हुई है, यह देखकर तो मेरी आधी तबीयत ठीक हो गई। तू बस अपने ससुराल में अच्छे से रहना और अपना बहू होने का और पत्नी होने का हर फर्ज निभाना, आरती जी ने अपने आंसू पोंछकर कहा। फिर काव्या मैंग के साथ गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही देर में वो सब धनराजगिरी हाउस पहुंच गए। काव्या, मैंग, तुम दोनों यहीं रहना बेटा, मैं अभी गृह प्रवेश की तैयारी करके आती हूँ, मानसी जी ने कहा और फिर शरद जी के साथ घर के अंदर गईं। तभी सुरभि, ऋषभ और भावना भी बाहर आए। माँ, ये सब क्या है? आप यह गृह प्रवेश की तैयारी किसके लिए कर रही हैं? भावना ने पूछा। तेरे भाई ने शादी कर ली है, मानसी जी ने मुस्कुराकर कहा। क्या? एक साथ तीनों ने हैरानी से कहा। लेकिन अचानक शादी, और किससे? ऋषभ ने पूछा। वो 2 दिन पहले जो लड़की आई थी ना काव्या, उसी से, मानसी जी ने कहा। लेकिन आप लोग तो उसकी शादी में ही गए थे ना,
तो उसकी शादी महंग से कैसे हो सकती है? आप मजाक कर रही हैं ना मम्मी जी? सुरभि ने पूछा। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कराने जा रही हूँ, मानसी जी ने कहा और कुछ सामान लेकर घर के गेट पर आ गईं। ऋषभ, सुरभि और भावना भी पीछे पीछे आए और मैंग के साथ दरवाजे पर खड़ी काव्या को दुल्हन के जोड़े में और जयमाला पहने देख चौंक गए। मानसी जी ने काव्या के पास एक कलश में अक्षत भरकर रखा और आगे एक थाली आलता भरकर रख दिया और फिर मैंग और काव्या की आरती उतारी। काव्या बेटा, अब अपने दाहिने पैर से इस अक्षत के कलश को घर के अंदर ढकेलो और फिर घर के अंदर प्रवेश करो, मानसी जी ने कहा। काव्या ने वैसा ही किया और घर के अंदर प्रवेश किया और फिर आलते से भरी थाली में पैर डालकर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ती गई। सुरभि, भावना, जाओ बेटा, जाकर काव्या और मैंग का कमरा सजा दो ताकि ये दोनों आराम कर सकें। जी ठीक है, भावना और सुरभि ने कहा और मैंग के कमरे की तरफ चल दी। आओ काव्या, तब तक मैं तुम्हें यह घर दिखा देती हूँ, मानसी जी ने कहा। जी, काव्या ने कहा और उनके पीछे चली गई। मैंग, यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग तो काव्या की शादी में गए थे ना, तो काव्या से तेरी शादी कैसे हो गई? ऋषभ ने पूछा। फिर मैंग ने ऋषभ को सारी कहानी बताई। आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तू काव्या को वहाँ उसी हालत में छोड़ आता ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता, ऋषभ ने कहा। बुरा तो मुझे भी लग रहा है। जल्दीबाजी में मैंने बिना सोचे समझे ये कदम उठा लिया। मैं कुछ और कर सकता था, काव्या के लिए कोई और लड़का भी ढूंढ सकता था, लेकिन मैंने जाने अनजाने में यास्का को ही तकलीफ पहुंचाई है, मयंक ने कहा। मयंक, यास्का को तुम्हारी और हम सबकी ज़िंदगी से गए हुए 1 साल हो चुका है। तू क्यों अब भी उसके लिए आंसू बहाता है? वो अब वापस नहीं आएगी, चाहे तू कितना भी तड़प लो, ऋषभ ने कहा। यास्का मेरी ज़िंदगी से गई, लेकिन मेरे दिल से ना वो कभी गई थी और ना ही कभी जाएगी। मैं कभी काव्या को अपनी ज़िंदगी में यास्का की जगह नहीं दे पाऊंगा और शायद कभी उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा, मयंक ने कहा और चला गया। भाभी, ये क्या हो गया? हमने जो सोचा था वो तो सच हो गया। अब वो लड़की मेरी भाभी है। यह कैसा दिन देखने को मिला है मुझे, भावना ने कहा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मयंक ने इस लड़की से शादी कैसे कर ली? वो तो दिन रात यास्का का ही नाम जपता रहता था। नहीं, इस घर की मैं इकलौती बहू ही रहूंगी, सुरभि ने कहा। लेकिन कैसे? भावना ने पूछा। हम इस काव्या की लाइफ इतनी बदतर कर देंगे कि ये उल्टे पैर अपनी झोपड़ी में वापस जाएगी, सुरभि ने कहा। हाँ, ये सही रहेगा, भावना ने कहा और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को ताल दिया। काव्या कमरे में आकर बेड की साइड खड़ी थी और उस बड़े से रूम को देख रही थी। मयंक का रूम बहुत ही सुंदर और बहुत ज़्यादा बड़ा था। कमरे में घुसने पर कमरे के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा बेड था और उसके बगल में दोनों तरफ 2 साइड टेबल थे। बेड के लेफ्ट साइड वाली दीवार पर एक मिरर लगा हुआ था और उसी से अटैच टेबल भी था और बगल में थोड़े डिस्टेंस पर अटैच्ड बाथरूम था, जिसमें ड्रेसिंग रूम और वार्डरोब भी बना हुआ था। बेड के राइट साइड वाली दीवार पर एक स्टडी टेबल और कुर्सी लगा हुआ था और 2-3 बहुत बड़ी-बड़ी खिड़कियां थीं, जो कि खिड़की कम और दरवाज़ा ज़्यादा लग रहा था। उन खिड़कियों पर क्रीम कलर के पर्दे लगे थे। अगर ज़मीन से टच होता तो ज़रूर दरवाज़ा ही लगता। सामने एक बड़ा सा सोफ़ा था और उसके आगे शीशे का टेबल था और पूरे कमरे में वाइट कलर के इटालियन टाइल्स लगे थे। वाओ! यह रूम कितना सुंदर है। वैसे तो इस घर के सारे रूम बहुत सुंदर हैं और यह घर भी इतना सुंदर है। ऐसे बंगले तो मैंने सिर्फ टीवी में देखा था, जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, और ऐसे कमरे भी सिर्फ टीवी में ही देखने को मिलता है। हाँ, और हो भी क्यों ना, धनराजगिरी फैमिली तो पूरी दिल्ली में सबसे अमीर माने जाते हैं, काव्या ने मन ही मन सोचा। तभी मयंक वहाँ आया और बाथरूम से चेंज करके रेड कलर की टी शर्ट और ग्रे ट्राउज़र पहनकर आ गया। काव्या अब तक वहीं पर खड़ी थी। तुम बाथरूम में जाकर चेंज कर लो, मयंक ने कहा। ठीक है, काव्या ने कहा और फिर कुछ ही देर में वो भी पिंक कलर की सिंपल सी शॉर्ट कुर्ती और पटियाला पहनकर आ गई। मयंक ने बेड पर से एक तकिया लिया और अलमारी से एक चादर निकाल लिया। आप यहाँ नहीं सोएंगे क्या? काव्या ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सोता हूँ।
तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कहना, मयंक ने कहा और फिर सोफे की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। मयंक जी, काव्या ने पुकारा। हाँ बोलो, मयंक ने काव्या की तरफ मुड़कर कहा। थैंक यू, काव्या ने कहा। किस लिए? मयंक ने पूछा। आज आपने जो भी किया मेरे लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इज्जत बचाने के लिए आपने मुझसे शादी तक कर ली। मेरी मम्मी को आज जीने की उम्मीद मिली है तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी, काव्या ने कहा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, यह बस मेरा फ़र्ज़ था। तुम बस यहाँ खुद को कंफर्टेबल फील करो, अब ये तुम्हारा भी घर है, मयंक ने कहा तो काव्या ने मुस्कुरा दिया। वैसे मैंने आपको जितना वाहियात समझा था, आप उतने भी बुरे नहीं हैं। कल तक तो मेरा मन करता था कि आपका खून पी जाऊं, काव्या ने मस्त मगन होकर कहा। क्या? मयंक ने कहा। वो वो आई एम सॉरी, गुड नाइट, काव्या ने हिचकिचाते हुए मुस्कान के साथ कहा। फिर मयंक ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बेड के सामने रखे सोफे पर जाकर लेट गया। काव्या भी बेड पर लेट गई और आज दिन भर में हुए चीज़ों के बारे में सोचने लगी। फिर उसने बगल में रखा अपना फ़ोन लिया और अपनी माँ को फ़ोन किया। हेलो काव्या, कैसी है तू बेटा? आरती जी ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आपकी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? काव्या ने कहा। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है, वो दवा लेने पर ठीक हो जाऊँगी। तेरी दादी आ रही हैं गोरखपुर से, अब वो मेरे साथ यहीं रहेंगी, आरती जी ने कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है, अब कम से कम मुझे इस बात की टेंशन तो नहीं होगी कि आप अकेले कैसे होंगी। अब मैं यहाँ थोड़े आराम से रह पाऊँगी, काव्या ने कहा। तू मेरी चिंता मत कर और अपने ससुराल में अच्छे से रह। अब भई तेरा घर है और सब कुछ ठीक तो है ना? आरती जी ने कहा। हाँ माँ, यहाँ तो सब ठीक है। अब आप सो जाइए, आपको आराम की ज़रूरत है, काव्या ने कहा। हाँ ठीक है बेटा, तू भी थक गई होगी, तू भी सो जा, आरती जी ने कहा और फिर फ़ोन रख दिया। फिर काव्या आंख बंद करके लेट गई। दिन भर की थकान के कारण उसे नींद आ गई, लेकिन मयंक की आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि उसने आस्का के प्यार के साथ नाइंसाफ़ी की है। अगली सुबह काव्या की नींद बहुत जल्दी खुल गई। उसने देखा कि मयंक अभी तक सोया हुआ है। फिर उसकी नज़र घड़ी पर गई तो उसमें 6 बज रहे थे। काव्या उठी और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो मयंक की नज़र उस पर जैसे अटक ही गई थी। काव्या ने लाइट पिंक कलर की नेट की हल्की साड़ी पहनी थी, जो उसके गोरे और पतली सी बॉडी में बहुत निखर रहा था। गले में उसका मंगलसूत्र लटक रहा था और अपने गीले बालों को तौलिए से झाड़ रही थी। फिर काव्या कमरे में लगे मिरर के पास आई और कान में झुमके और मांग में सिंदूर भरा। काव्या के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर देखकर मयंक को फिर से अपनी शादी याद आने लगी। फिर से उसे ये सब अपनी गलती लग रही थी। वो गुस्से में बाथरूम में चला गया। फिर काव्या अपने बालों को सुखाकर अच्छे से झाड़ लिया और कमरे से बाहर आ गई। तभी मानसी जी वहाँ आईं। अरे काव्या, मैं तुम्हें ही देखने आ रही थी। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। सच में भगवान ने तुम्हें एकदम फुर्सत से बनाया है, मानसी जी ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू आंटी, काव्या ने कहा। आंटी? ये आंटी आंटी क्या लगा रखा है? सास हूँ मैं तुम्हारी, सासू माँ बुलाओ मुझे, मानसी जी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। जी सासू माँ, लेकिन आप भी फिल्मों की सास जैसी खड़ूस हैं क्या? काव्या ने डरते हुए कहा तो मानसी जी की हंसी छूट गई। अरे तुम्हारी जैसी प्यारी सी बच्ची के साथ तो खड़ूस लोग भी बुरी तरह से बात नहीं कर सकते। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि तुम मुझे आंटी नहीं मम्मी कहा करो और शरद जी को पापा, मानसी जी ने कहा। जी ठीक है मम्मी जी, काव्या ने कहा और फिर मानसी जी के साथ नीचे चली आई। अरे वाह काव्या, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो बेटा, शरद जी ने कहा तो भावना और सुरभि ने मुंह बना लिया। थैंक यू पापा, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। बड़ी मालकिन, आज नाश्ते में क्या बनाना है? रामू जी ने कहा। नाश्ता मैं बनाऊं क्या? वो आज मेरा इस घर में बहू के रूप में फर्स्ट डे है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आज खाना मैं बनाऊं। प्लीज़, काव्या ने कहा। ठीक है बेटा, तुम्हें जो मन करे तुम वो बना लो और रामू जी तुम्हारी मदद कर देंगे, मानसी जी ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू, काव्या ने कहा और किचन की तरफ चल दी।
थोड़ी देर बाद ही वो लोग डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहे थे तो मानसी जी वहाँ आईं। वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना है आज नाश्ते में? मानसी जी ने मुस्कुराकर कहा। वो रामू अंकल ने मुझे ना सबकी फेवरेट चीज़ों के बारे में बता दिया, तो मैंने ना उन्हीं सब में से बनाया है, काव्या ने कहा। तभी बाकी लोग भी नाश्ता करने आ गए। तो क्या नाश्ता बनाया है हमारी छोटी बहू ने? शरद जी ने पूछा। जी, वो मटर पनीर पराठे, आलू की ड्राई सब्जी और पोहा भी है, अगर किसी को कुछ लाइट खाना हो तो, और मीठे में गाजर का हलवा, काव्या ने कहा। अरे वाह! सिर्फ 1 घंटे में तुमने इतना कुछ बना लिया। चलो टेस्ट करके देखते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, शरद जी ने कहा और फिर सारे लोग टेबल पर बैठ गए और रामू जी ने सबको खाना परोस दिया। वाह! आज तो खाने का मज़ा आ गया। हर निवाले में तारीफ़ करने का मन कर रहा है और गाजर का हलवा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, शरद जी ने मुस्कुराकर कहा। वाक़ई बेटा, खाना बहुत अच्छा बना है, मानसी जी ने कहा। हाँ काव्या, तुम ना भावना और सुरभि को भी सिखा देना। आखिरकार भावना को भी अपनी ससुराल वालों को इम्प्रेस करना होगा ना, ऋषभ ने कहा। तो भावना और सुरभि उसे गुस्से से देखने लगीं। मैं, तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? तू भी कुछ बोल, मानसी जी ने कहा। हाँ माँ, टेस्टी है। वेल डन काव्या, मयंक ने कहा। थैंक यू, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद नाश्ता करके शरद जी, ऋषभ और मयंक ऑफिस के लिए निकल गए। काव्या अपने कमरे में बैठी थी कि तभी भावना और सुरभि वहाँ आईं। तो काव्या उन्हें देखकर तुरंत खड़ी हो गई। आप दोनों यहाँ? काव्या ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, हमने सोचा ना कि मैं अपनी देवरानी और ये अपनी छोटी भाभी से मिल ले, सुरभि ने कहा। हाँ, अब कल से तुम्हें तो मौका ही नहीं मिला अपनी जेठानी और ननद से मिलने का, भावना ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना, अभी तो मुझे इस घर में आए 1 भी दिन नहीं हुआ है, तो सबको जानने और मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। वैसे मैं किसी से भी बहुत जल्दी घुल-मिल जाती हूँ, तुम दोनों से भी जल्दी ही मिल जाऊँगी, काव्या ने मुस्कुराकर मासूमियत से कहा। हाँ, सही बात है, अभी तो पहला दिन तुम सारा घर देखोगी। ज़िंदगी में इतना बड़ा घर तो देखा नहीं होगा ना तुमने, है ना? सुरभि ने कहा। कहाँ से देखेगी ये भाभी, एक मामूली बेकरी की वेटर चौल में रहने लायक होती है, तो यहाँ आकर तो तुम्हारी आंखें एकदम चमक गई होगी ना, भावना ने कहा। हाँ भावना, बात तो तू ठीक ही कह रही है। सच सच बताना, जब तू इस घर में कार्ड देने आई थी, तभी से तेरी नज़र इस घर की दौलत पर थी ना? और शादी में हुआ सारा ड्रामा तूने जानबूझकर किया है ना, ताकि धनराजगिरी परिवार की बहू बन सकूं और पैसा एंजॉय कर सकूं, है ना? सुरभि ने मुंह बनाकर कहा। ये सब क्या कह रही हो तुम लोग? मेरी शादी तो सूरज से होने वाली थी। वो तो माँ की तबीयत खराब हो गई और सूरज की माँ ने शादी से मना कर दिया, इसलिए मैग ने मुझसे शादी की, काव्या ने कहा। अच्छा, तो इस नौटंकी में तेरी माँ भी साथ में थी, सुरभि ने कहा। अरे माँ भी तो इसकी ऐसी ही भिखारी है, तो उसे भी तो दौलत चाहिए ना, भावना ने कहा। बस, मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, काव्या ने गुस्से में कहा। बाप रे, छोटे लोगों को गुस्सा भी आता है क्या? नौटंकी माँ की नौटंकी बेटी। लेकिन याद रखना कि तुम इस घर में सिर्फ बहू हो। ये पैसे, ये दौलत, बंगला, गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी, इन पर अपनी नज़र मत डालना। तुम्हारे नहीं है और तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, सौरभ ने मुस्कुराकर व्यंग में कहा। हक तो आपका भी नहीं है इस पर। मैं बेकरी में काम करके कुछ पैसे तो कमाती हूँ, लेकिन तुम दोनों तो बेरोजगार हो, या मैं कहूँ कि तुम दोनों पापा के टुकड़ों पर पल रही हो। बहू हूँ ना मैं इस घर की, तुम्हें जानकर हैरानी होगी, सुरभि, कि तुम भी इस घर की बहू ही हो, मालकिन नहीं। और ना ही तुम इस घर की मालकिन हो भावना, तो इस घर के पैसे, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ या किसी भी चीज़ पर जितना हक तुम्हारा है, उतना मेरा भी है। और बात रही पैसों की, तो भले ही मेरे पास पापा जी जितने पैसे नहीं हैं, पर तुमसे तो ज़्यादा ही हैं, क्योंकि तुम दोनों कमाती हो अंडा और पलती हो पापा के टुकड़ों पर। खुद के 1 रुपए की भी औकात नहीं है तुम्हारी, नहीं है ना? तो जिस दिन खुद के कमाए पैसे होंगे ना, उस दिन मेरे से पैसों की बकवास करना, काव्या ने गुस्से में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सौरभ ने गुस्से से कहा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं काव्या, भावना ने गुस्से से कहा। उफ,
बुरा लगा मेरी ननद जेठानी को। मैंने कहा था ना, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। आगे से ध्यान रखना, वरना इससे भी ज़्यादा बुरी बेइज्जती करूँगी तुम दोनों की। ऐसी बेइज्जती कि आईने में अपनी शक्ल नहीं देखोगी, काव्या ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर चली गई। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझसे ऐसे बात करे, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सुरभि ने गुस्से में कहा। इसे तो मैं बताऊंगी कि मेरी औकात है क्या, भावना ने कहा और दोनों मैंग के कमरे से बाहर आईं। काव्या नीचे आ गई तो उसने देखा कि मानसी जी किसी फंक्शन ऑर्गेनाइजर से बात कर रही थीं। मम्मी जी, घर पर कोई फंक्शन है क्या? काव्या ने पूछा। तभी भावना और सुरभि भी नीचे आईं। आज रात को खाने की टेबल पर मैं सबको बताऊंगी, मानसी जी ने कहा। ठीक है मम्मी जी, काव्या ने कहा। शाम हो गई है, चलो तुम लोग रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। सुरभि, तुम भी आ जाओ बेटा, मानसी जी ने कहा और किचन में चली गई। सुरभि और काव्या भी उनके पीछे गई और भावना अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में शाम ढल गई और मैंग, ऋषभ और शरद जी ऑफिस से वापस आ गए और हाथ मुंह धोकर सब खाने की टेबल पर बैठे। सुरभि और काव्या भी सबको खाना परोसकर खुद भी खाने बैठ गईं। आप सबके लिए एक खास अनाउंसमेंट है। यह डिसीजन मैंने और शरद जी ने मिलकर लिया है कि कल शाम को मयंक और काव्या की रिसेप्शन पार्टी है, मानसी जी ने मुस्कुराकर कहा। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऋषभ ने कहा। लेकिन मम्मी, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, मयंक ने कहा। ज़रूरत है बेटा, जिस तरह तुम दोनों की शादी हुई, अब सबको तो पता चलना चाहिए कि मयंक धनराजगिरी की बीवी के बारे में, मानसी जी ने कहा। मानसी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब बस इंतज़ार है तो अपनी छोटी बहू को दुनिया के सामने लाने का, शरद जी ने कहा। सबने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। काव्या जाकर बेड पर सो गई और मयंक भी सोफे पर सो गया। अगली सुबह सुबह से ही धनराजगिरी हाउस में साज सजावट और तैयारियां चल रही थीं। रिसेप्शन का फंक्शन वहीं पर रखा गया था, और हो भी क्यों ना, धनराजगिरी हाउस खुद ही इतना बड़ा, सुंदर और आलीशान था कि क्या कहना। शाम हो चुकी थी, सब मेहमान भी आ चुके थे। फिर मानसी जी ने काव्या और मैंग को स्टेज पर लाकर बैठाया। रेड और गोल्डन रंग के कामदानी लहंगे और खानदानी सोने के जेवरों से लदी काव्या किसी रियासत की राजकुमारी लग रही थी। मैंग भी मैरून और गोल्डन रंग की शेरवानी में एकदम राजकुमार लग रहा था। शहर के सारे रईस लोग वहां आए थे और सारे लोगों ने उन दोनों को प्यार और आशीर्वाद दिया। बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर भी आए थे, क्योंकि धनराजगिरी परिवार था ही इतना मशहूर। सभी लोगों को मयंक और काव्या की जोड़ी टीवी पर दिखाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म हो गया और सारे मेहमान भी चले गए। काव्या और मैंग भी अपने कमरे में सोने चले गए। आज घर में सबको सोने में 1:30 बज गए थे। अब तुम क्या करोगी? मैंग ने तो किसी से शादी कर ली, सिया ने कहा। कोई बात नहीं, मैंग हमेशा से मेरा था और मुझसे इतना प्यार जो करता था, और एक बार वो मुझे देख लेगा ना, तो एक बार फिर मुझे ही अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगा। सोफे पर बैठकर एक लड़की, जो कि सिया की बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने कहा। लेकिन अब वो किसी और का है, सिया ने कहा। नहीं, वो मुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है सिया। इतने सालों से जानती हूँ मैं उसे। एक बार मेरा ये ज़रूरी काम हो जाए, फिर मैं मैंग को अपने पास वापस ले आऊँगी, उस लड़की ने कहा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।